आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 72 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 73 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसलिए ये अंदेशा बेबुनियाद है कि मैं गज़ाला के बारे में किसी से कोई सौदेबाजी कर बैठूंगी। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे तुरकश के सारे तीर खाली हो चुके थे। घर जाकर आराम करो, वो नासहाना लहजम बोली। अब तुम्हारे सारे कार्ड मेरे सामने खुल गए हैं। मैं तुम्हारा घर भी देख चुकी हूँ, लिहाजा अब ज्यादा अड़ना बेसूद होगा। मुझे अपने घर का फोन नंबर दे दो, जरूरत पड़ने पर मैं खुद राब्ता कायम कर लूंगी। मैंने बेजान आवाज में गजाला के घर का फोन नंबर तुरा दिया और बेनीलो बराम वहां से वापस चल दिया। मेरा दिल बोझल हो रहा था। अपनी गलती का इल्म हो जाने के बाद कर्नल और उसकी बीवी का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं बेमकसद सिगरेटें फूंकता शहर की सड़कों पर कार ड्राइव करता रहा। पिछली रात मेरी गलतियों की रात थी। सबसे पहले मैंने अपने ताउन की वजह दरियाफ्त करके वीरा के जहन में अपने खिलाफ एक साजिश की बुनियाद पैदा की। फिर उसकी दावत कबूल करके दूसरी संगीन गलती का इर्तिकाब किया। और तीसरी और बदतरीन गलती ये थी कि वहां से वापसी पर मैं कैफो सरूर में इस कदर खोया हुआ था कि ताकुब के इम्कानात पर गहरी निगाह न रख सका और वो गजाला को शायद बेहोश करके घर से उठा कर लेगी। मैं सोचता रहा और खुद को मुलामत करता रहा। फिर उन्हीं मुलामतों में एक नए जज्बे ने सर उतारा। जो कुछ हो चुका था उसे लौटाना फिलहाल मेरे बस से बाहर था, लेकिन ये कुछ कम नहीं था कि तंजीम से यकसकट जाने के बाद मुझे एक मरतबा फिर उनके सफ़ों में घुसने का मौका मिल गया था। और इस बार लायर्स कॉटेज में दाखिले के इम्कानात भी रोशन थे, जिसकी बेरहम फसीलों में बसने वाले दरिंदों ने शायद बड़ी माँ को अज़कार रफ्ता लावारिस करार देकर हलाक कर दिया था। मुकद्दर शायद धीमे धीमे मेरा साथ दे रहा था और मुझे जल्द ही बड़ी माँ के कातलों से बदला लेने का मौका मिलने वाला था। मैंने कार वापस घर के रास्ते पर डाल दी। कर्नल घर का फाटक खोले किसी दीवाने की तरह इंतजार में पुख्ता रविश पर टहल रहा था। न जाने किसका इंतजार कर रहा था, मेरा या गजाला का। वो एक जवान बेटी का बाप था। अपने जिगर खराश से खान की जिंदगी के पसे मंतर में गजाला की गुमशुदगी पर वो दुनिया का मजलूम तरीन शख्स नजर आ रहा था। मुझे देखते ही वो वहशत ज़दा अंदाज में मेरी तरफ लपका था और मेरे उतरने तक किसी गोशी से सुल्तान शाह भी नमूदार होकर सामने आ गया। उसका सुराग मिल गया है, मैंने अपने चेहरे और आवाज में ताजगी पैदा करते हुए ऐलान किया और कर्नल समत का लिहाज किए बगैर दीवानावार पुख्ता रविश पर सजदा शुक्र में गिर गया। मेरे रूम पे खड़े हो गए। इंसान की भी क्या क्या मजबूरियां होती हैं। शायद गजाला मर जाती तो उसके बाप को इतना सदमा ना होता जितना उसके अगवा किए जाने पर हुआ था। कलील से मुद्दत में गजाला के साथ वो सानिया दूसरी बार रूनमा हुआ था और उस बार कर्नल की हालत बहुत ज्यादा अबतर थी। कहाँ है मेरी बच्ची, तुम साथ क्यों नहीं लाए उसे? कर्नल ने सर उठाकर खाली कर निगाहों से मुझे घूरते हुए सवाल किया। वो फिलहाल नहीं आ सकती, लेकिन वो इज्जत और एहतराम के साथ रखी गई है। मैंने कहना चाहा, लेकिन कर्नल ने मेरी बात काट दी। खुदा के लिए मुझे झूठे दिलासे ना दो, सच सच बता दो कि उसे क्या हुआ है, वो कहाँ है। ये कहकर वो दोनों हाथों से अपना मुंह पीटते हुए रोने लगा। उसे बमुश्किल दिलासा और सहारा देकर हम दोनों अंदर लाए और वहां पहुंचने तक फर्तगरिया से उस पर गशी तारी होगी। अच्छा है, कुछ देर इसे बेहोश रहने दो, मैंने अपना पसीना साफ करते हुए सुल्तान शाह से कहा। न सिर्फ वैसे बल्कि हमें भी जरा सा आराम मिल सकेगा। शम्मा का रद्द अमल क्या था? कुछ भी नहीं, सुल्तान शाह ने बताया। उसे तुम मुतल्ला ही नहीं किया क्या? वो बेदार हुई तो कर्नल ने उसे अगला डोज पेश करके दोबारा इंटा गफील होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो ये बताओ कि क्या खबर लाए हो? रात वीरा ने खुद हमारा ताक़ुब किया था और वही गजाला को उठा कर ले गई है। अपना मकसद हासिल होने तक वो गजाला को यरगमाल रखेगी ताकि मैं बेचूचरा उसके इशारों पर नाचता रहूं। क्या गजाला को उसी इमारत में रखा गया है? नहीं, वो उसे तंजीम के वफादारों की निगाहों से बचाना चाहती है, इसलिए किसी और ठिकाने का इंतखाब किया है। बज़ाहिर मैंने उसकी शराइत तस्लीम कर ली है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहकर उसकी निगरानी करना होगी ताकि हम गजाला का सुराग लगा सके। उस मुलाकात के बारे में मुझसे बहुत से सवालात कुरेदता रहा और आखिरकार फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर तैयार हो गया। और उसका ख्याल था कि बराह रास्त निगरानी के लिए वो अपनी बजाय किसी और को मामूर करेगा ताकि किसी इत्तेफाक के तहत वीरा उसे शनाख्त करके भड़क न उठे। अलबत्ता सारी जिम्मेदारी उसी की होती। मेरे लिए इस वक्त एक एक लम्हा बड़ा कठिन है, क्योंकि गजाला मेरी वजह से उस उलझन से दो चार हुई है। मैंने करबलूल लहजे में कहा, जब तक वो रिहा नहीं हो जाती मुझे सुकून न मिल सकेगा। मुकद्दरात में किसी का कोई दखल नहीं होता। उसने तशवीह अमेज लहजे में कहा, तुम्हारी जात तो बस बहाना बन गई है। वैसे यही क्या कम है कि वो उसे हिफाजत और इज्जत से रखेगी। अचानक फोन की घंटी बजी और मैं सुल्तान शाह को रोक कर खुद उस तरफ बढ़ गया, क्योंकि उस वक्त मुझे शिद्दत के साथ वीरा लाइट की जानिब से कॉल का इंतजार था। दूसरी तरफ से बोलने वाला जहांगीर था। मेरी आवाज़ पहचानते ही उसने मुस्तरबाना लहजे में गजाला के बारे में सवाल किया था। अभी तक उसका सुराग नहीं मिल सका। मैंने बोझल लहजे में कहा, उसकी तलाश जारी है, जरा तुम भी अपनी आंखें खुली रखो। मैं मुसलसल घर ही मौजूद हूँ।
ताकि इतलात बर वक्त मौसूल कर सकूं। मैं रक्षी को भी गजाला की गुमशुदगी के बारे में बता दिया। उसकी आवाज़ उभरी। वो खुद भी उसे तलाश कराएगी। ये तुमने बुरा किया। मैंने तेज लहजे में कहा, मैं उस वाक़े की ज्यादा तशहीर पसंद नहीं करूंगा। वो एक होटल में ठहरी हुई है, तुम खुद उसे फ़ोन पर समझा दो। ये कहते हुए उसने रक्षी का नंबर दुहराया, जो मैंने फ़ौरन ही पैड पर नोट कर लिया। लेकिन रक्षी तुमसे कहाँ टकरा गई? तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो मुझसे रब्ता कायम करने के लिए बेचैन थी। मेरी गैर हाजिरी में मुसलसल उसके फ़ोन आते रहे थे। वो जीवा हाउस में होने वाली खूनरेज़ी के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। फिलहाल ज़्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं। मोहतात रहकर उन लोगों की तरफ से रब्ते को मुंतज़िर रहो। बिल्कुल यही मशवरा मैंने रक्षी को भी दिया है। वो ज़रा मुतज़ब्ज़ब नजर आती थी। तुमसे बात करके उसकी तसल्ली हो जाएगी। सिलसिला मुनक़ता करके मैंने रक्षी के होटल का नंबर डायल किया तो मैं ये तय कर चुका था कि अपने और वीरा के दरमियान होने वाले मुआहदे को अपनी और सुल्तान शाह की ज़ात तक ही महदूद रखूंगा। इस बारे में रक्षी या जहांगीर को एतमाद में लेने से मेरे लिए संगीन दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। बड़ा अफसोस हुआ इस ताज़ा हादसे के बारे में सुनकर। वो मेरी आवाज़ पहचानते ही बोली थी, अगर तुम जैसा होशियार आदमी इतनी बड़ी चोट कैसे खा गया? उसका लहजा सरासर हमदर्दाना था। होने वाली बात होकर रहती है, इसमें किसी की होशियारी काम नहीं आती। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, तुम सुनाओ कि वक्त कैसा गुजर रहा है? बस गुजर रही है। मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि वो कारनामा किसने अंजाम दिया है। अब जहांगीर से पता चला कि उसके पसे पर्दा तुम्हारा ही ज़हन काम कर रहा था। शायद दरमियान में ऑपरेटर के खौफ से उसने जीवा हाउस का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा था। अब वो बता रहा था कि हमारे लिए हालात नॉर्मल हो चुके हैं। कतई नॉर्मल। मैंने कहा, पिछली उलझनें रफा हो गई हैं और अब किसी भी वक्त तुम्हें नई हदायत मिल सकती है। अगर तुम ये बता सको कि उसे ले जाने वाला कौन था तो शायद मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकूं। उनके बतेरे ठिकाने मेरी निगाहों में है। अगर वक्त बर्बाद ना हो तो वो कहीं ना कहीं मिल सकती है। यही मालूम होता तो मैं बराह रास्त उनसे ना जा भिड़ता। बस इतना मालूम है कि उसी कैंप के लोग थे। खैर, मैं देखती हूँ कि इस बारे में क्या कर सकती हूँ। अपना नंबर दे दो मुझे, कहीं बाहर से बात करूंगी। मैंने उसे नंबर बताकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उस वक्त में शदीद ज़हनी उलझन में मुबतला था। ये तुमने अच्छा किया कि वीरालाइट के नाम को ज्यादा नहीं उछाला। सुल्तान शाह कह रहा था, हालात के दबाव में आकर वो अपनी साख बचाने के लिए गजाला को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि उसका असल मकसद अपने बाप तक पहुंचना है। अब मेरी बहुत सी उम्मीदें तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सच पूछो तो आज तक तुम ही मुझे चलाते रहे हो। तुम्हारी परेशानी के नतीजे में मेरी अकल भी माऊफ होकर रह गई है। अगर तुम्हारे जहन में कोई बात आ रही है तो मुझे बताओ, मैं फौरन अमल कर घुसूंगा। अगर याद करो तो शहर में वीरालाइट तुम्हारी ही लाई हुई सौगात है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए कहा, वो तुम्हारे एक दोस्त को हलाक और दूसरे को जख्मी करने के बाद यहाँ आई थी। वीरालाइट के हाथों अपने दोस्तों की तस्लील याद आते ही सुल्तान शाह का चेहरा बिगड़ गया। जब भी मेरा दाव लग गया वो हिसाब बेबाक जरूर करूंगा। वो तीनों तो उसे महज एक खुबरू बदेसी लड़की समझकर उसके पीछे लगे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर जंगजू और फुर्तीली होगी। लेकिन इस बार शायद वो मेरे हाथों से न बच सके। लाहौर से कराची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर एक होटल में अपना सामान छोड़कर वो शहर में जा बजा लोगों से मिलती हुई आखिर में जीवा हाउस के खंडरात में पहुंचती। उस दौरान में तुम साय की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं लोगों में से वीरा के मोहतमद रहे होंगे जो तंजीम से बाहर उसका साथ देते हैं। मेरी बात सुनकर वह हैरत और खुशी से उछल पड़ा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन ठिकानों को तो मैं भूला ही हुआ था। परेशानी के आलम में भी तुम्हारा दिमाग मुझसे बेहतर काम करता रहता है। लेकिन इस मुहिम पर निकलने से पहले तुम किसी न किसी को यूनिट पर जरूर मामूर करोगे ताकि वीरा की नकलो हरकत निगाहों में रहे। उसकी तुम फिक्र न करो, बस मैं निकल रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी जगह छोड़ दी। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद मैं घर में अकेला रह गया था। शम्मा मदहोश थी और कर्नल बेहोश। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो घराना शुरू से अब तक किसी स्याकारी का काश्तकार चला रहा हो। कामरान फादरुल अकल होकर जेरे इलाज था। गजाला अगवा हो गई थी। शम्मा अपनी कोकीन खोरी की आदत के अजाब में मुब्तला थी और कर्नल उन सब दागों को अपने दिल पर सजाए जिंदा रहने के लिए मजबूर था, क्योंकि जिंदगी के हकायक का सामना करना उसकी पेशा वराना तरबियत का बुनियादी हसूल था। और मैं उस बेचारे के दुख बांटने के बजाय उसके दुखों में इजाफे का बायस बन गया था। अचानक फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। रिसीवर उठा तो कानों में रक्षी की रसीली आवाज आई, जो उस वक्त अपनी कशिश खो बैठी थी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि तुम्हारे पत्थर दिल में भी कुताज पाया जाता है। उस लड़की के अगवा से ज्यादा उसका वजूद मेरी हैरत का बायस बना था। अगर तुम उसे चाहते हो तो वो वाकई हर लिहाज से काबिल पुरस्तिश होगी। ये बेवक्त की रागनी है रक्षी, मैंने खुश्क लहजे में कहा। काम की बात करो। मैं इस वक्त बहुत परागंदगी का शिकार हूँ। मालूम होता है कि तुम बाहर किसी पब्लिक बूथ से बोल रही हो। हाँ, वो मैं तबसरे का बुरा माने बगैर बोली। मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन थी कि वीरालाइट कौन है। जहांगीर ने मुझे उसके वजूद से तो आगाह कर दिया, लेकिन उसके हदूद व अरबा पर रोशनी न डाल सका। मैं दिल ही दिल में जहांगीर को एक सकील सी गाली दी। फिर माउथ पीस में बोला, मेरी मालूमात भी जहांगीर से ज्यादा नहीं है। वो जीवा हाउस के तसादुम में अचानक ही सामने आई है। एटू उसी के हाथों मारा गया था, जिससे अंदाजा होता है कि वो तंजीम में किसी बड़े मर्तबे की मालिक है। ये जवाब देते हुए मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया
कि वीरा लाइट से टकराव के बाद गजाला के घर लौटने पर मैंने उसी की ज़ात पर ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं की थी। बस मुख्तसर ही उसके शुगर क्वीन वाले रूप का हवाला दिया था। सारी गुफ्तगू उसी एक नुक्ते पर मरकूज रही थी कि A2 उसके हाथों मारा गया था। अगर उस वक्त मैंने उस मौजू को तूल दिया होता तो शायद जहांगीर पूरी गुफ्तगू रक्षी के सामने तुरा चुका होता, क्योंकि उसे मामले की नज़ाकत का अंदाजा नहीं था। A2 के हाथों हलाकत से बचाकर तुमने मुझे उम्र भर के लिए अपना गुलाम बना लिया। गुलाम नहीं, कनीज का हो। मैंने एक फौरी ज़हनी रोक के तहत उसकी बात काटते हुए कहा, इस दौर में ज़रूरत के वक्त गुलामों का काम भी कनीज़ों से लिया जाता है, लेकिन तुम्हें यह सब दोहराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे जज्बात का हमेशा से कदरदान रहा हूँ। मैं गजाला की तलाश में तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़रा खुलकर बात करना होगी। हाथ बटाने के लिए मेरी किसी इजाज़त की जरूरत नहीं है। तुम कोई काबिल जिक्र काम दिखा सकी तो हमेशा मुझे अपना गर्विदा पाओगी, लेकिन ये खुलकर बात करने वाली शर्त मेरी समझ से बाहर है। तंजीम को गजाला की तलाश जरूर थी, लेकिन वो लोग इस हद तक पहुंच नहीं सके थे। फिर अब शुगर क्वीन के सामने आते ही जिसानिया कैसे रूनमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कार्रवाई में शुगर क्वीन का हाथ हो? तो क्या तुम तंजीम और शुगर क्वीन को अलग अलग इकाइयां तस्वर कर रही हो? मैंने मजाक कहा ना लहजा में सवाल किया। मेरी जगह तुम होते तो खुद भी यही समझने पर मजबूर होते। पहलियां ना बुझवाओ, मैंने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। आखिर तुम्हारे इस कयास की बुनियाद क्या है? जहांगीर के बयान के मुताबिक गजाला आज सुबह 4 बजे के बाद अगवा की गई थी, लेकिन 11 बजे तक वो तंजीम की तहवील में नहीं थी। उसकी जुबान से वो इंकिशाफ सुनकर मैं चौंक पड़ा, लेकिन जहांगीर ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। मैंने तनिस्ता उससे जिक्र नहीं किया था। रिसीवर पर उसकी आवाज़ सुनाई थी। उसकी कॉल से पहले आज 11 बजे मुझे तंजीम के मखसूस कोड के तहत किसी ने फ़ोन किया था और ताकीद की थी कि अब लड़की की तलाश हर काम पर मुकद्दम है। उसका मतलब है कि गजाला तंजीम के हाथ नहीं लगी है, लेकिन शुगर क्वीन को उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने उलझन अमेज लहजा में कहा। और फिर उन्हें तुम्हारा सुराग कैसे मिला? ये तुम ही को सोचना होगा। हो सकता है कि वो किसी मामले पर तुमसे कोई सौदेबाजी करना चाहती हो। उसकी ख्याल अंगेज आवाज़ उभरी और मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। रक्षी का ताल्लुक इंसानों की उस जिन्स से था जिसे मारूफ तौर पर नाक़िसुल अक्ल कहा जाता था, लेकिन उस बार उसकी अकल की रसाई ने मुझे हैरान कर दिया था। अपने सुराग के बारे में मैं खुद हैरान हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं शुरू से उनकी निगाहों में थी। अगर उसी का हाथ है तो जल्द या बदेर मुझे उस कार्रवाई का सुराग मिलना चाहिए। मैंने अपने लहजे में कमजोरी से महसूस की। फिर तुम उसके पैगाम का इंतजार करना चाहोगे या पेशकदमी का इरादा है? उसने सवाल किया। मेरे लिए शुगर क्वीन का नाम नया नहीं है। कासिम की जिंदगी में भी उसका जिक्र सुनती रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा उसे कोई अहम खरीदार समझती रही। पेशकदमी के लिए टारगेट का होना बहुत जरूरी है। महज नाम के सहारे हम खला में हाथ पैर नहीं मार सकते। उसका एक ठिकाना मेरी निगाहों में है, वहीं से इब्तिदा करूंगी। लेकिन यह ध्यान रहे कि ओछा हाथ पड़ा तो गजाला की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। गुड। रिसीवर में उसकी तहसीन अमेज आवाज उभरी। तो अब तुम भी मेरे ही अंदाज में सोच रहे हो। तुम फिक्र न करो, मैं ऐसे मामलात के नशीब अफराज को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे कासिम का मनसब बिला वजह ही नहीं सौंपा गया था। मैं तुम्हारे अगले पैगाम का मुंतजिर रहूंगा और मैं तुम्हारी आवाज़ की चौकियों की वापसी की मुंतजिर रहूंगी। उसके बाद तुम बिल्कुल ही देवदास होकर रह गए हो। ये कहकर उसने फोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वाक़यात बहुत तेजी के साथ रुख बदल रहे थे। जीवा हाउस के खंडरात में तंजीम के हर कारे गाजर मूली की तरह काट कर रखती है और तंजीम को शायद अपनी तारीख के बदतरीन अफराधी नुकसान से दो चार होना पड़ा। लेकिन विरलाइट के नज़दीक वो बेबसात बयादों का मकतल साबित हुआ था। जो जरा भी चालाक थे उस होलनाक तसादुम में साफ बच निकलने में कामयाब हो गए थे। वीरा के हाथों कैद और फिर मवासलाती यूनिट से फरार के बाद मैंने अपनी दानिश में एक अहम मार्का जीत लिया था, लेकिन मेरी ये फतह ज्यादा देर पा न रह सकी। वीरा ने अपनी जात के शहर में उलझाकर मुझे इस कदर महसूस किया कि मेरे फरिश्तों को भी इल्म न हो सका और वो नहायत दलेरी के साथ गजाला को घर से उठाकर ले गई और मेरा फतह का खुमार चिकित्स के एहसास में ढल गया। लेकिन अब फिर हालात एक नए तसादुम के लिए खुद ब खुद साजगार होते जा रहे थे। सुल्तान शाह वीरा लाइट के ठिकानों की बू सूंघने के लिए शहर में निकल खड़ा हुआ था। रक्षी ममनूनियत के जज्बात से सरशार मदद पर तुरी हुई थी। जहांगीर की हमदर्दियां मेरे साथ थी और वीरा लाइट अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए बज़ाहिर तनहा रह गई थी। उसके और मेरे मकासद में तजाद होने के बावजूद हमारे रास्ते एक थे, क्योंकि हम दोनों ही जिमी लाइट पर हाथ डालने के चक्कर में थे। यह और बात थी कि वीरा मेरे अज़ाइम से बेखबर थी और अपनी दानिश में अपने मकसद के लिए बेरहमी के साथ मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मुझे भी उसका आलाकार बनने में कोई एतराज़ नहीं था, बशर्ते कि गजाला सही सलामत उसके चुंगल से रिहा हो जाती। अचानक फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। शायद अब तक तुम सूरत हाल से समझौता कर चुकी हो। तो उसी तरह से वीरा लाइट की आवाज़ सुनाई थी। मेरे हेलो कहते ही शायद वो मेरी आवाज़ पहचान गई थी। मेरे जज्बात का इतना ही पास होता तो वो कुछ न होता जो मेरे साथ कर गुजरी हो। मैंने तल्ख लहजे में कहा, पुरानी बातों को खरीदने के बजाय बराह रास्त ये बताओ कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उस तलखी को भूले बगैर तुम मेरी यकसोई से काम नहीं ले सकोगी। मेरे जज्बात का इतना ही पास होता तो वो कुछ न करती जो मेरे साथ कर गुजरी हो। मैंने तल्ख लहजे में कहा, उन बातों को खरीदने के बजाय बराह रास्त ये बताओ कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उस तलखी को भूले बगैर तुम पूरी यकसोई से काम नहीं कर सकोगे।
इस बार उसका लहजा हमदर्दाना था। मैं एक बार फिर तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, कोई इज्जत और एहतराम के साथ आराम से मेरे पास रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। मैंने उखड़े लहजे में कहा, अब काम की बात करूँ। कल शाम 4 बजे तुम्हें लाइट्स कॉटेज पहुंचना है। उसकी हदायत सुनते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। असरारो अमूज की गनीमत यह था कि वीरा ने वो हुक्म अगले रोज के लिए दिया था और दरमियानी वक्त में मैं सुल्तान शाह और रक्षी की कोशिशों के नताइज देखकर आइंदा के लिए हिकमत अमली तय कर सकता था। इतने मुख्तसर नोटिस पर लाहौर जाना शायद मेरे लिए मुमकिन न हो सके। मैंने अपने जोश को दबाते हुए उस मुर्दा लहजे में कहा, तंजीम में अहकामात अटल होते हैं। उसका लहजा सख्त और दुरुस्त था। गजाला की तलाश में अपना वक्त और तवानाइयां बर्बाद न करो, तुम किसी भी कीमत पर उस तक नहीं पहुंच सकोगे। मैं तलखा अंदाज में हंस दिया। वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे असाब पर सवार है, मैं उसे कहाँ तलाश करूंगा। मैं सुबह से बस फोन के सराहने लगा बैठा हूँ कि न जाने कब तुम्हारा दिल पसीजा है। अगर उससे मिलवाने पर आमादा नहीं हो तो कम अज कम फोन पर उसकी आवाज ही सुनवा दो। उसके बाप को समझाना मेरे लिए नामुमकिन होकर रह गया है। हाँ, ये शायद मुमकिन हो सके। तुम्हारी लाहौर रवानगी से पहले तुम्हारी बात कराने की कोशिश करूंगी ताकि तुम लाइट्स कॉटेज में यकसोई के साथ अपना असल काम सर अंजाम दे सको। लेकिन इस वसी और इस गले में एक तस्वीर में कैसे तलाश करूंगा? मैंने बेबसी से कहा, फातुम डिसूजा को रिपोर्ट करोगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड वहां मौजूद है, लेकिन अपनी शनाख्त के लिए तुम्हें हर रुकावट पर ब्लू बेल का कोड छुड़ाना होगा। फातुम लाइट्स कॉटेज के अंदर सफाई करने वाले अमले का निगरान मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह तुम्हें इमारत के हर हिस्से में रसाई हासिल होगी, लेकिन वहां के ज़ाब्तों का तुम्हें पूरा लिहाज करना होगा। अगर मैं एक जेबी कैमरा साथ ले जाऊं, ये हमाकत न करना। वहां जांच पड़ताल और हिफाजत का ऐसा जदीद तरीन निज़ाम राइज है कि तुम उनसे छुपा कर एक सुई भी अंदर न ले जा सकोगे। अगर कोई जिक्र निकाल ही बैठे तो तुम बिला तकल्लुफ मेरा हवाला दे सकते हो कि मैंने हालात की रोशनी में तुम्हारे माजी की तमाम कोताहियां माफ कर दी हैं। मेरे टिकट का क्या होगा? अगर इतने ही मफलूकुल हाल हो गए हो तो मैं बंदोबस्त करवा दूंगी। हंसी के साथ उसकी आवाज़ आई, अखराजात तुम्हें लाइट्स कॉटेज ही में मिलते रहेंगे। ये याद रखना कि तुम्हें हल्की फुल्की सजा के तौर पर आर्जी तौर पर फील्ड से हटाकर वहां भेजा जा रहा है और आइंदा के लिए मराहत का इनिसार तुम्हारे तर्ज अमल पर होगा। गजाला से बात हो गई तो मेरे तर्ज अमल से किसी को कोई शिकायत न होगी। मैंने कहा, मैं आज ही कोशिश करूंगी। ये कहकर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते कर दिया। क्या रिसीवर कैरेक्टर पर रखते हुए मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। गजाला की वजह से लाहक परेशानी के बावजूद लाइट्स हाउस में कयाम का तसव्वुर मेरे लिए बेहद सनसनीखेज था और यूं महसूस हो रहा था जैसे अब मेरे हाथों तंजीम के साथ तेजी से लिपटती शुरू हो जाएगी। मैं सिगरेट सुलगाकर अपने जहन में आने वाले हालात की मनसूबा बंदी में मसरूफ हो गया। जहनी दबाव जरा कम होती गजाला के अगवा के सिलसिले में मेरे जहन में एक मुस्बत पहलू नमूदार हुआ। रक्षी से मिलने वाली इतलात के मुताबिक गजाला आज भी तंजीम को उसी शिद्दत से मतलूब थी। अगर वो घर पर रहती तो तमाम तर हिफाजती इक़दामात के बावजूद किसी वक्त भी बदतरीन हालात से दो चार हो सकती थी, जबकि वीरा लाइट की तहवील में वो बड़ी हद तक महफूज थी, बशर्ते कि उसे वहां वाकई इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया हो। लाइट्स कॉटेज, गजाला और वीरा लाइट उस वक्त एक मुसल्लस की 3 साविये थे जो पहलू बदल बदल कर मेरे जहन में नाच रहे थे और उनसे लम्हा बलम्हा एक बेहतर तसव्वुर तश्कील पा रहा था। आम हालात में शायद मैं उस सूरत हाल को नजरअंदाज करके आगे ही निकल जाता, लेकिन उस वक्त मैं खुद गजाला की तरफ से ताज़ा ताज़ा जख्म खाया हुआ था। लिहाजा उस लड़की की बेचारगी से मुतासर हुए बगैर न रह सका। सड़क दूर तक वीरान पड़ी हुई थी और वो सुबह का नाम लड़की सहमे सहमे अंदाज में मुड़ती ठिठकती बेबसी के आलम में तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी और वो चारों खबीज सीटियां बजाते और कहके लगाते उसके ताक़ुब में थे। वो चारों ही जवां साल थे और अपनी वज़ाकता के एतबार से शहर के आसूदा घरानों के बेफिक्र चश्मो चिराग नजर आते थे। उनमें से एक नए मॉडल की दमकती कार के स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद था और कार लड़की ही की रफ्तार से रेंगती और रुकती हुई आगे बढ़ रही थी। बाकी तीनों कार के साथ पैदल ही चल रहे थे और आवाजें निकालने के साथ साथ मज़ाहकाना अंदाज में अदाकारी भी करते जा रहे थे। न जाने उन चारों ने कब से उस बेचारी को घेरा हुआ था। उनका अज़ान बहरहाल तशवीशनाक नजर आते थे। मेरे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी की एक लहर सी उठी और मेरा दाहिना पाँव एक्सीलेटर से हटकर ब्रेक पैडल पर जा पड़ा। टायरी हथेली व्हील से हटाकर स्टीयरिंग के वस्त में लगे हुए हार्न के पुश बटन पर जमकर रह गई। मेरी कार के टायरों की हल्की सी आवाज और फिर हार्न का शोर सुनकर वो तीनों ही बैक वक्त पलटे थे। अगली कार की ब्रेक लाइट्स भी जल उठी। मैंने इंजन बंद किए बगैर अपनी कार उनकी गाड़ी के पीछे रोक ली। वो तीनों ही अपने सीने फुलाए चारहाना तेवरों के साथ मेरी तरफ आए थे। चौथा बदस्तूर कार में बैठा था। क्या तकलीफ है? उन तीनों में सबसे कभी नजर आने वाला ड्राइविंग सीट वाली समत में रुककर तुहीन अमेज लहजे में खुराया था। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, मैंने जहरीले लहजे में कहा। इंसानों जैसी शक्ल सूरत होने के बावजूद आवारा कुत्तों की तरह क्यों इस लड़की को तंग कर रहे हो? गुराने वाले के बुशरे पर यक बयक इश्तियाल के आसार नमूदार हुए थे, लेकिन उसी में मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उंगलियों में नचाया। उसकी झलक देखते ही उन तीनों के चेहरों पर सरा सहमगी फैल गई। तो तुम्हें गलतफहमी हुई है, लड़की से हमने कोई तारुज नहीं किया, तुम इससे पूछ सकते हो। उनमें से दूसरा सहमी हुई नजरों से पिस्तौल की तरफ देखते हुए अकला।
शराफत से अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना एक आध को यहीं ठंडा कर दूंगा। मैंने बारी बारी उन तीनों को घूरते हुए तलख लहजे में कहा और वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ उड़े। उन तीनों के सवार होते ही कार यू टर्न लेकर तेजी के साथ वापस रवाना होगी। मैंने सामने निगाह डाली तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैदान साफ होने पर आगे बढ़ जाने के बजाय लड़की अपनी जगह पर ठहरी पलट कर मेरी दिख रहा थी, जैसे वो सब उसकी तवक्कुआत के बरक्स रहा हो। मैंने गियर डालकर कार आगे बढ़ाई तो वो चौंकी और फिर मेरी तरफ पुश करके आगे चल गई। उसके पहलू में पहुंचकर मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। बैठ जाओ, वरना इस वीरान सड़क पर कोई और घेर लेगा। चाह जाना चाहो मैं पहुंचा दूंगा। मैंने नर्म लहजे में पेशकश की। वो थम गई। मैंने भी कार रोक दी। उसने झुककर मेरा जायजा लिया और उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। तुम कौन हो? ये सवाल करते हुए उसकी आवाज पुरमुर्दा थी। तुम्हारा एक हमदर्द है। सोच क्या रही हो? बैठ जाओ, ये जरा बाद में भी हो सकती है। मैंने अंदर से अपने बराबर वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते मोहसाना लहजे में कहा। मेरी पेशकश पर वो मुतजब्जब नजर आने लगी थी। लहजा भर के तवक्कुफ के बाद बोली, तुम चमड़े के व्यापारी तो नहीं हो? मैं बेख्तियार हंस पड़ा। वो चारों जरा भी मुजाहमत करते तो यही उनका चमड़ा खींच कर व्यापार शुरू कर देता। चलो जल्दी बैठो, मेरा वक्त बर्बाद न करो। मेरे जवाब पर उसकी आंखों से उलझन झांकने लगी और मान मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की इस कदर सीधी सादी और मजलूम नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। उसका सवाल न सिर्फ अजीब बल्कि बेमहल भी था। हो सकता है कि वो कोई शनाख्ती कोड रहा हो और सही जवाब न मिलने पर वो परेशान हो गई हो कि अब क्या करें। कोड निचले दर्जे के लोगों के लिए होता है। सूरत हाल का इदराक करते ही मैंने दुरुस्त लहजा इख्तियार कर लिया। हंगामी सूरत हाल के बायस मुझे खुद आना पड़ गया। गाड़ी में बैठूं, वरना फिर कोई खेल शुरू हो जाएगा। पुरखलूस और धीमे लहजे पर वो परेशान हो गई थी, लेकिन धमकी अमेज दुरुस्त लबो लहजे पर उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और मेरा फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही उसने निश्चित संभाल कर दरवाजा बंद कर दिया। मम, मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर तुमने जो कुछ किया है वो प्रोग्राम के बिल्कुल बरअक्स था। मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक ही कौन सी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। गाड़ी रवाना होने की चंद सानियों बाद वो पुरख्याल अंदाज में बोली, जिस दिन ये सब समझने लगी पारस की हो जाओगी। मैंने सिगरेट लाइटर से सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इस दौरान में मैं देख चुका था कि वो बार बार कनखियों से मेरे पायदान में पड़े हुए पिस्तौल को देख रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद मैं इंसानी हमदर्दी के इजहार में कोई नया चक्कर ही मोल ले बैठा हूँ। सड़क के आखिरी किनारे पर वो मेरे मुंतजिर होंगे। वो गला साफ करते हुए बोली, अब तुम ही उनको भी जवाब दोगे। मेरे कान खड़े हो गए। न जाने वो लड़की कौन थी, किन लोगों की अलाकार थी, सड़क के आखिरी किनारे पर उसका इंतजार करने वाले कौन थे और उनके अज़ाइम क्या थे। मैंने फौरन रफ्तार कम करके अपनी कार भी वापस घुमा ली। तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उस इकदाम पर वो बुखला की। सुकून के साथ अपनी जगह बैठी रहो। मैं कार की रफ्तार बढ़ाते हो रहा। शोर शराबा किया तो गोली मारकर यहीं फेंक जाऊंगा। कोई अच्छा आदमी नहीं हूं और अपने रवैये से तुमने मुझे अपने अंदर दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया है। शाबाश, अब शुरू से अपनी कहानी सुनाते चलो ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं किसी गलत लड़की से तो नहीं टकराया हूं। तुम यकीनन कोई धोखेबाज हो। वो खौफजदा और रूहानसी आवाज बोली। मुझे इसी वक्त अंदाजा कर लेना चाहिए था जब तुम ये प्रोग्राम के खिलाफ अचानक दरमियान में आ कूदे थे। तुम अब भी मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में अपनी जुबान बंद रखूंगी। तुम तसव्वुर में नहीं कर सकते को किस कदर खतरनाक लोग हैं। बना बनाया खेल बिगाड़ने के जुर्म में तुम्हारी गर्दन तक उतार सकते हैं। मैं ऐसे लोगों में जिंदा रहना खूब जानता हूँ। वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने बारे में बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कार की रफ्तार सुस्त करते हुए उसे सर्द लहजे में कहा और मशीनी अंदाज में उसकी जुबान चल पड़ी। वो एक मकामी फर्म में मुलाजिम थी और अपनी किसी कमजोरी की बिना पर बाज जराइम पेशा लोगों की आलाकार बन गई थी। उनके लिए काम करने पर आमादा होने तक उसे इल्म नहीं था कि वो जुर्माना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाएगी। इब्तिदा में उसे एक मखसूस ठिकाने से सर्वमोहर पैकेट हासिल करके शहर में मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचाने होते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसको शहर के एक मुअज्जज आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उसे यह बताया गया कि वो पिछले दिनों शहर में पैकेटों की सूरत में हेरोइन की तरसील और तकसीम का काम करती रही है तो वो परेशान हो गई। फिर उसे डाक से एक वजनी लिफाफा मौसूल हुआ जिसमें उसकी मुतअद्दिद तस्वीर थी। हर तस्वीर में वो पैकेट वसूल या किसी के हवाले करती नजर आ रही थी। सारी तस्वीर चाबकदस्ती से बनाई गई थी कि हर तस्वीर में अपने खुदोकाल समेत पूरी तरह वो नुमाया थी, जबकि फरीक सानी का चेहरा किसी तस्वीर में भी शनाख्त नहीं था। बेशतर तस्वीर तो ऐसे जाविये से ली गई थी कि उनमें से दूसरे चेहरे का वजूद ही नहीं था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पुलिस की गिरफ्त में आकर बदनामी से दोचार होने के खौफ से अपनी जात को पूरी तरह उन लोगों के तसर्रुफ में देने पर मजबूर होगी। उन चारों में कार वाला पिछले काफी अरसे से उसका पीछा कर रहा था। उसने कई बार लड़की को अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की थी जिसे वह हमेशा ठुकराती रही। उसके बाद कई मरतबा उसके साथ मजीद 3 आदमी नजर आए। शायद वो उन्हें मुसलसल नजरअंदाज करती रहती, लेकिन उसे हदायत मिली थी कि अब कभी वो चारों उसे यकजा नजर आए तो वो उनकी हौसला अफजाई करती हुई किसी वीरान इलाके में निकल जाए और उनके पेशकदमी पर कदर मुजाहमत के बाद उनके साथ कार में सवार हो जाए। उसे यकीन दिलाया गया था कि हर लम्हे उसकी निगरानी और हिफाजत की जाएगी।
और वो कुर्बो जवार में ही कहीं लड़की के हमदर्द सादापोश खुफिया पुलिस के रूप में कार को रोककर उसे रिहा करा लेंगे। लड़की का कयास था कि हदूद से मुतल्लिका कवानीन की रोशनी में वो लोग उसे चारा बनाकर उन चारों को ब्लैकमेल करना चाहते थे और उसे रिहाई से पहले एक मरतबा फिर उन चारों के साथ कहीं कैमरे का सामना करना होता। लड़की जब भी गिरोह के किसी अजनबी कारिंदे से मिलती थी तो उसे यही सवाल करती थी कि वो चमड़े का व्यापारी तो नहीं है। अगर वो जवाब में सफेद चमड़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता तो शनाख्त हो जाती थी। उन चारों के बारे में मेरी मुदाखलत का कहीं जिक्र नहीं था, लिहाजा सहमी हुई खानादार लड़की की अदाकारी करते हुए वो मेरी जानिब से मखमसे में पड़ गई और फिर मुझसे सामना होते ही वो घिसा पटा शनाख्ती सवाल दोहरा डाला, जिसका जवाब लड़की के लिए न काबिल कबूल होना लाजमी था। जिन लोगों के लिए काम करती हो उनके नाम क्या क्या है? उसके खामोश होने पर मैंने सवाल किया। मैं नहीं जानती, वो रुधी आवाज में बोली। उन लोगों ने मुझे तबाह कर दिया और जो कसर रह गई है वो अब तुम पूरी करना चाहते हो। खुदा के लिए मुझे यहीं उतार दो। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सारा भरम वो खाक में मिला देंगे। वो भी हिरवन फरोशियों के चुंगल में फंसी हुई मालूम होती थी और मेरे नजदीक कार आमद नहीं थी। अगर वो नई फंसी होती तो मैं यकीनन उसे उनके चुंगल से निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने तमाम जाती असासे लुटाकर उस राह पर खासी दूर निकल चुकी थी। लिहाजा मेरे लिए उस पर वक्त बर्बाद करना बेसूद था। तुम्हें मुआवजा क्या मिलता है? मैंने सवाल किया। 100 रुपए फी पैकेट। महीने में 1000-1200 की फाजिल आमदनी हो जाती है। इस गुनाह आलूद जिंदगी से इतना भी सहारा न मिलता तो शायद मैं खुदकुशी ही कर चुकी होती। मुआवजा कौन अदा करता है? पैकेट के साथ ही मुआवजे की रकम भी मिल जाती है। पैकेट देने वाला हर बार नया आदमी तो नहीं होता। मैंने पुरख्याल लहजे में पूछा। मुख्तलिफ ठिकानों से लेती रही हूँ, अलबत्ता एक जगह बार बार जाना होता है, उसकी निशानदेही करके तुम जा सकती हो। मैंने कहा। खासा तजब्जुब के बाद आखिरकार वो मजबूर हो ही गई और मैं वो नाम सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि वो शख्स मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन मुझे ये गुमान भी नहीं था कि वो शख्स अपने धंधे को फरोग देने के लिए इस सतह तक भी गिर सकता था। मैंने कार सड़क के किनारे रोक कर लड़की को उतार दिया और फिर आगे रवाना हो गया। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंगों के तिलिस्म का फलसफा न जाने क्यों मेरे जहन में उभर रहा, जो हर एतबार से दुरुस्त था और उन ही रंगों के फरेब से बेशतर जराइम और खराबियां जन्म लेती थी। कार से उतरने वाली महज ही काम सी लड़की थी, लेकिन उसकी जात में पोशीदा निस्वानी कशिश और जमालियाती सहर को शिकार फांसने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा था। वो या उस जैसी कोई और लड़की दरमियान में ना होती तो बथेरे नौजवान उन मुंशियात फरोशों के चुंगल से बचते रहते। खूबसूरत और तवाना मर्दों का लालच देकर औरतों को पंसाने की मिसालें जराइम की दुनिया में ना होने के बराबर थी। हाँ, उसके बरक्स हर लम्हे होता रहता था और उसके पसे पूछ थे ताकतवर फितरी अवामल कार फरमा थे, जिनसे किसी भी लम्हे जश्न पोशी नहीं की जा सकती थी। मशरक के हयादार मुआशरों को तो खैर औरत का निगहबान ही कहा जाता है, लेकिन मगरब जहां का हर चलन मादर पिदर आजाद है, वहां मर्द अपनी वफा शिकनी के किस्से दोस्तों की महफिलों में फख्र से सुनाते हैं, लेकिन कोई घरदार औरत अपनी निजी महफिलों में अपनी किसी गुमराही को सुनाकर तारीफ हो तो सिर्फ सुनने की जुरात नहीं कर सकती। यानी कुछ ऐसा है जैसे बेवफाई को अमूमी तौर पर बस मर्दों का हक समझ लिया गया हो।